अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है ए हमीद की मुकम्मल कमांडो सीरीज़। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। टिकट चेकर चला गया तो मैं उठ बैठा। दिल ने कहा कि यहाँ से निकल चलो, बाकी रात स्टेशन के यहाँ किसी होटल पर बसर करो। अभी अभी गाड़ी गई है, लोग यही समझेंगे कि तुम मुसाफिर हो, वहाँ गुजरते आए हो। चुनाचा मैं वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। अब एक मुसीबत सामने खड़ी थी कि अगर वही टिकट चेकर गेट पर खड़ा होगा तो मेरा पठानकोट से अंबाले तक का टिकट देखकर ज़रूर पूछेगा। मगर खुशकिस्मती से प्लेटफॉर्म के गेट पर कोई टिकट चेकर मौजूद नहीं था। मैं मेन गेट से बाहर निकल गया। स्टेशन के सामने कई एक इमारतें थी जहां आधी रात के बाद भी रोशनियां हो रही थी। इनमें होटल भी थे। एक होटल के बाहर ओशा होटल का नेमन साइन लगा हुआ था। होटल के दुकान के बाहर काउंटर पर एक हिंदू तिलक लगाए, कंबल लपेटे कुर्सी पर अकड़ू बैठा था। शायद वो ट्रेन के बचे हुए मुसाफिरों के इंतजार में था। मैंने इत्मीनान कर लिया कि इसके आसपास कोई आदमी नहीं है। इसने अपना नाम केदारनाथ सहगल बताया और एड्रेस अमृतसर का लिखाया और कहा कि मैं अमृतसर में खद्दे के व्यापारियों का एजेंट हूँ और कारोबार के सिलसिले में अंबाला आया हूँ। जिस आदमी को मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आना था वो नहीं आया। अब रात गुजार कर सुबह इसके घर जाऊंगा। इतनी रात गए इसे बेआराम नहीं करना चाहता। ये वजाहत मैंने अपनी तरफ से ज़रूरी समझी, मगर होटल वाले महाशय के चेहरे से जाहिर हुआ कि इसे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस मुझसे कमरे का पेशगी किराया लेकर ही मुतमईन हो चुका था। मुझे एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया जहां पलंग पर एक मैला सा लिहाफ पड़ा था। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और इन्हीं कपड़ों में लेट गया। मैंने खाना नहीं खाया, भूख तो लग रही थी लेकिन मैं सो गया। सुबह 8 बजे आंख खुली, गुस्ल खाने में जाकर सख्त सर्दी में ताज़ा पानी से गुस्ल किया, शेव बनाई, फिर ऊपर ही डबल नाश्ता मंगवा लिया ताकि दोपहर को खाने की ज़रूरत महसूस न हो। फिर मैं ब्रीफ केस उठाए बाहर आ गया। स्टेशन के सामने सड़क पर काफ़ी रौनक थी। धूप निकली हुई थी। मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और इसे अंबाला कैंट जाने को कहा। वहाँ मैं एक ख़ास मकसद लेकर जा रहा था। भारत की एक मशहूर और बहुत बड़ी छावनी थी और यहाँ मुझे आसानी से भारतीय फ़ौज के अफसरों की फुल वर्दी मिल सकती थी। छावनी के बड़े बाज़ार में ऐसी कई दुकानें थीं जहाँ फ़ौजी अफसरों के फूल, बटन, टोपियाँ और सिली सिलाई वर्दियाँ शो केसों में नज़र आ रही थी। मैं एक निस्बतन बड़ी दुकान में दाखिल हो गया। मैंने गर्दन अखड़ा रखी थी और एक फ़ौजी अफसर के से अंदाज में वर्दियों और चमकीले फ़ौजी निशानों का जायज़ा लेने लगे। एक दुबला पतला हिंदू लड़का हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, सर किस रैंक की वर्दी चाहिए? मैंने इसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखा और बोला, मेजर रैंक की वर्दी चाहिए। मैं अपने मिलिट्री टेलरों से तंग आ गया हूँ। कमबख्त सब निकम्मे हैं, कभी मेरे साइज़ का ख्याल नहीं रखते। महाराज, हमारी दुकान 100 बरस पुरानी है। भगवान की कृपा से आज तक किसी ऑफिसर ने शिकायत नहीं की। इधर तशरीफ़ लाएं। जब मैं इस दुकान से निकला तो भारतीय फ़ौज की 13 राजपूत डिवीज़न के आर्टरी यूनिट के मेजर की वर्दी में था। मेरी जेब में मेजर कृष्ण का मिलिट्री आईडी कार्ड था, मगर इस पर अभी तक कृष्ण की तस्वीर चस्पा थी। अब मेरा दूसरा मरहला इस आईडी कार्ड पर अपनी तस्वीर चस्पा करना था। अंबाला छावनी के बाज़ार बड़ी बड़ी दुकानों और स्टोरों से भरे हुए थे। मैं मेजर की वर्दी में था। ख़तरा सिर्फ यही था कि यहाँ मुझे कोई मिलिट्री पुलिस का आदमी चेक न कर दे। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान में दाखिल हो गया। यहाँ मैंने पासपोर्ट साइज़ की एक तस्वीर उतरवाई। इतनी देर दुकान में ही बैठा अखबार पढ़ता और गोशाए चश्म से बाहर बाज़ार में भी देखता रहा जब तक कि फ़ोटोग्राफ़र ने तस्वीर तैयार करके मेरे हवाले नहीं कर दी। दुकान से निकलकर मैंने स्टेशनरी की एक दुकान से गूंद की शीशी खरीदी और टैक्सी में सवार होकर सीधा रेलवे स्टेशन आ गया। मुझे इस टिकट चेकर का ख्याल आया जिसने रात मुझसे बातें की थी, मगर वो वहाँ नहीं था। मैंने पठानकोट तक फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और वेटिंग रूम में आकर बैठ गया। बाथरूम खाली था। 2-3 मुसाफिर अपने सामान रखे बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार की। मैंने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। बाथरूम में दाखिल होकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ब्रीफ केस सिंगार मेज पर रखा। जेब से कृष्ण का शनाख्ती कार्ड निकाल कर इसकी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दिया। इसकी जगह अपनी तस्वीर गूंद से अच्छी तरह चिपकाई। शीशी ब्रीफ केस में रखी और आईडी कार्ड पर एक निगाह डाली।
मैं भारतीय फौज के मेजर की फुल वर्दी में खूब सज रहा था। नीचे मेरा नाम मेजर कृष्ण लिखा था और कमांडिंग ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद थे। अब मेरा नाम केवल कृष्ण था, जिसके पठानकोट छावनी में ट्रांसफ़र के आर्डर हो चुके थे, मगर वो मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी लेकर डलहौजी में अपनी नकली बीवी के साथ अपनी सेहत बहाल कर रहा था। अब इसकी जगह मुझे पठानकोट छावनी पर जाकर चार्ज लेना था। खुद को मौत के मुंह में धक्का देने वाली बात थी, मगर मेरे मिशन की तकमील के रास्ते में तो जगह जगह मौत मुंह फाड़े खड़ी थी। मैं बाथरूम से निकल आया और एक आरामदेह कुर्सी पर बैठकर हिंदी अखबार पढ़ने लगा। मैं हिंदी पढ़ लिख सकता था। अखबार की खबरों से मालूम हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान में गड़बड़ और हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है और भारतीय फ़ौज और हुकूमत गहरी तशवीश की नज़र से सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इतने में दिल्ली से अमृतसर जाने वाली गाड़ी आ गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी वेटिंग रूम से निकलकर फर्स्ट क्लास के डब्बे में दाखिल हो गया। डब्बे में एक हिंदू फैमिली बैठी हुई थी। मोटी औरत और इसका काला भजंग अधेड़ उम्र का शोहर और एक बच्ची थी। मुझे देखकर लाला जी ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। मैंने जवाब दिया और कोने वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। प्लेटफॉर्म पर रिसाले, अखबार, किताबें बेचने वाला आ गया। मैंने इससे अंग्रेजी का एक रिसाला ख़रीदा और इसे खोल कर पढ़ने लगा, मगर मैं प्लेटफॉर्म का भी जायज़ा ले रहा था। बंद गेट के पास मिलिट्री पुलिस के 2 आदमी चाको चौबंद खड़े हर आने जाने वाले को घूर रहे थे। खुदा खुदा करके गाड़ी चली तो मैंने सुख का सांस लिया। अमृतसर से मुझे पठानकोट के लिए गाड़ी बदलना थी। अमृतसर में एक खतरा भयानक मुंह खोले मेरा मुंतजिर था और वो खतरा स्मगलर करुंडिया का था। अगर इत्तेफाक से वो अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हुआ तो मुझे पहचान लेगा और अपनी गिरफ्तारी के खौफ से अगर मुझे पुलिस के हवाले न करे तब भी वो मुझे ब्लैकमेल करके अपने साथ चलने पर मजबूर कर सकता था। ट्रेन शोर मचाती, छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती अमृतसर की तरफ भागी चली जा रही थी। लाला जी मेरी बड़ी खिदमत कर रहे थे। कभी मिठाई पेश करते और कभी चाय। जंग का खौफ इन पर सवार था। बार बार मालूम करते कि कहीं पाकिस्तान हमला तो नहीं कर देगा। अमृतसर का स्टेशन आया तो इनकी जान छूटी। मैंने खिड़की से प्लेटफॉर्म पर नज़र डाली। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का रश था। मैं इस भीड़ में फर्स्ट क्लास के इंतज़ार गाह में आकर बैठ गया और रिसाला खोलकर बज़ाहिर इसके मुताले में महव हो गया। इस वक्त पशेमानी के एक शदीद एहसास ने मुझे घेर लिया। मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान से यहाँ आकर और एक हिंदू मेजर का रूप धार कर सख्त गलती की है। मैंने अपने आप को भयानक ख़तरों में डाल लिया है। किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता है और फिर भारतीय जेलों की अजियत का एक तवील और जानलेवा सिलसिला शुरू होगा और मैं होऊंगा। मैं मर भी नहीं सकूंगा और जिंदा लोगों में भी शुमार नहीं हो सकूंगा। एकदम से मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। दिल ने कहा फौरन यहाँ से भाग चलो, किसी होटल में जाकर वर्दी उतार फेंको, आम से कपड़े पहनो, कुरुंडिया स्मगलर के पास जाकर माफ़ी मांगो, कोई मनगढ़ंत कहानी इसे सुनाओ, बाकी बचे हुए रुपए इनके हवाले कर दो और इनकी मदद से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके अपने प्यारे वतन पहुंचकर इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करो। ये इतना ताकतवर एहसास था कि मैं रिसाला एक तरफ रख कर उठ खड़ा हुआ। सीधा बाथरूम में गया, आईने में अपना अक्स देखा। मैं भारतीय फ़ौज का मेजर था। अचानक ख्याल की एक मौज और उठी जो पहली मौज से ज़्यादा ताकतवर थी। मैंने सोचा कि अगर मुझे यहाँ से भागना ही था तो यहाँ क्यों आया था? इतनी मंसूबाबंदी किस लिए की थी? इतने मसाइब क्यों उठाए थे? इतने ख़तरे क्यों मोल लिए गए थे? मैंने अपने ज़मीर से जो वादे किए थे, क्या यहाँ से भागने के बाद पाकिस्तान में वो मुझे इत्मीनान से ज़िंदा रहने देंगे? नहीं, मैं जिस मकसद मिशन को लेकर घर से निकला हूँ वो मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। इसी में मेरे किरदार की अज़मत पोशीदा है, इसी में मेरी सुरखरुई है। मैं अपने लाखों हमवतन लोगों को एक जदीद तरीन और ख़तरनाक तरीन तौब की तबाही से बचाने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे महज अपनी जान के लिए लाखों हमवतनों की ज़िंदगियाँ दांव पर नहीं लगानी चाहिए। यह कौमी वक़ार और कौमी जज्बे के मुनाफी है और फिर मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। अगर यहाँ से वापस भाग गया तो अपने आप को कभी मुआफ़ नहीं कर सकूँगा। इस ख्याल ने मुझे एक बार फिर अपने पाँवों पर मजबूती से खड़ा कर दिया और मैं एक नया अज़म लेकर बाथरूम से निकलकर वेटिंग रूम में आ गया। बाहर आते ही मेरा दिल धक से रह गया। सामने भारतीय मिलिट्री पुलिस के 2 चाको चौबंद जवान खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने एड़ियाँ जोड़कर सैल्यूट किया। एक सूबेदार ने मेरी तरफ तेज़ आंखों से देखते हुए पूछा, सर आपकी यूनिट कौन सी है और आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपने आप को हर ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया।
इसमें कोई शक नहीं कि मेरे सामने एक अजीम कौमी मकसद था, लेकिन इस पुरखतर मिशन में मुझे अपनी हुकूमत या फ़ौज की ज़रा सी भी मदद हासिल नहीं थी और मैं रज़ाकाराना तौर पर अकेला ही इतनी बड़ी मुहिम पर निकल आया था। मैंने एक फ़ौजी अफसर की शान के साथ चेहरा उठाकर इनकी तरफ देखा, हाथ के इशारे से इनके सैल्यूट का जवाब दिया और इनके करीब पहुंच गया। मैं 13वें राजपूत अल्ट्री रेजिमेंट का मेजर रावल किशन हूँ। ये कहकर मैंने एक शान बेनियाजी से बटुआ निकाला और मिलिट्री का शनाख्ती कार्ड निकाल कर इसके हाथ में थमाते हुए अपनी कुर्सी पर आकर अखबार पढ़ने लगा। दोनों जवान मेरे करीब आए, मेरा आईडी कार्ड बड़े अदब से मुझे वापस किया और दोबारा सैल्यूट करके दरवाजे की तरफ मुड़े तो मैंने आवाज़ दी, जवान इधर आओ। वो पलट कर मेरे पास आ खड़े हुए। मैंने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, मैं पहले जालंधर छावनी से ट्रांसफ़र होकर पठानकोट कैंट जा रहा हूँ। क्या तुम कभी पठानकोट कैंट गए हो? सर, मैंने 4 महीने इधर ड्यूटी दी है। कैप्टन वर्मा हमारे जीओसी थे, मुझे जांगली कहा करते थे। सर, बड़ी नंबर 1 छावनी है। सर, चाय लाऊं आपके लिए? एक सिपाही बोला। नो थैंक यू, तुम जा सकते हो। वो एक बार फिर सैल्यूट करके बाहर निकल गए। इसका मतलब है कि वहाँ मेरा वास्ता किसी कैप्टन वर्मा से पड़ेगा। वो सिपाही को जांगली कहता था, गोया आखिर तबीयत का रांगड़ होगा। मेरे लिए इतनी मालूमात ही बहुत थी। एक कुली अंदर आया तो मैंने इससे पठानकोट जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा। इसने बताया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगेगी। अभी आधा घंटा बाकी है। ये आधा घंटा मैंने वेटिंग रूम में ही गुजार दिया। अचानक दरवाज़ा खुला और मिलिट्री पुलिस का वही जवान दाखिल हुआ जो पठानकोट छावनी में 2 माह काट चुका था। सैल्यूट करके बोला, सर, ट्रेन लग गई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। मैं उठा बाहर जाने लगा तो इसने पूछा, सर, आपका लगेज कहाँ है? मेरा लगेज पहले ही पहुंच गया है, फिक्र न करो। यस सर। वो मुझे अपनी रहनुमाई में पुल पर से गुजार कर दूसरी जानी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ले गए। यहाँ पठानकोट जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। यहाँ इसका दूसरा फौजी साथी एक डब्बे के बाहर अटेंशन खड़ा था। मैंने देखा कि डब्बा पूरे का पूरा खाली था। मुसाफिर डब्बे से बाहर खड़े हमें देख रहे थे। दूसरे मिलिट्री पुलिस के जवान ने सैल्यूट करते हुए कहा, सर, आपके लिए पूरा कंपार्ट खाली करा दिया है। मैंने हाथ के इशारे से इनका शुक्रिया अदा किया और डब्बे में जाकर खिड़की के पास बैठ गया। फिर मैंने जेब से बटुआ निकाल कर खोला। 100 रुपए का एक नोट अपनी मुट्ठी में दबाया। दोनों जवान मेरी कार्रवाई को दिलचस्पी से देख रहे थे। मैंने हाथ मिलाते हुए एक जवान के हाथ में नोट थमा दिया। वो खुश होकर बोला, थैंक यू सर। वो मुझे सैल्यूट करके दूसरे मुसाफिरों को वहां से इधर उधर हटाते हुए चले गए। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। फौजी टोपी उतार कर बाल संवारे, गहरी सब्ज रंग की गर्म टाई की नाट दुरुस्त की, वर्दी पर रुमाल फेरा और सर पर टोपी जमाकर धुंधले आईने में चेहरा देखा। फिर मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। पैसेंजर ट्रेन अपनी जगह जमी हुई थी। खुदा खुदा करके कुफर टूटा। गार्ड ने सीटी बजाई, इंजन ने विसल दिया और गाड़ी प्लेटफॉर्म से आगे को खिसकी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी शरीफपुरे वाले फाटक से आगे निकलकर बाएं जाने वाले अमरूदों के बागों के साथ साथ जा रही थी। इस वक्त तक दिल्ली कोलकाता मेन लाइन भी साथ थी। आगे जाकर ट्रेन मेन लाइन से अलग होकर बाएं तरफ बटाला पठानकोट जाने वाली लाइन पर आ गई। ये वही रेलवे लाइन थी जिस पर मैंने आधी रात के बाद बटाला तक का पैदल सफर किया था। बटाला स्टेशन आ गया। गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। पैसेंजर ट्रेन थी, हर स्टेशन पर ठहरती जा रही थी। आखिर शदीद इंतजार के बाद पठानकोट स्टेशन आ गया। मैं रेलवे स्टेशन से निकला और एक टैक्सी में बैठ गया। छावनी चलो, मैं टैक्सी ड्राइवर को कहा। अच्छा सर, इसने जवाब दिया। सिख ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया। टैक्सी पठानकोट के बाजारों से गुजरती हुई छावनी की तरफ जा रही थी। मैं मौत के मुंह में जा रहा था। टैक्सी छोटी छोटी टेकरियों के दरमियान से गुजरती छावनी की तरफ बढ़ रही थी। पठानकोट छावनी का इलाका शुरू हो गया। मुझे दूर छोटे छोटे टीलों में घिरी हुई फौजी बैरक्स और एक तरफ खड़े फौजी ट्रक नजर आए। बैरक के दरमियान एक जगह रेजिमेंट का परचम लहरा रहा था। दोपहर के 2 बजे थे। सड़क के दरमियान एक जगह रुकावट लगी थी और 2 सिपाही कांधों पर स्टेन गन्ने लटकाए खड़े थे। टैक्सी रुक गई। सिख सिपाही टैक्सी के करीब आए और मुझे सैल्यूट किया और तेजी से बांस ऊपर उठा दिया। टैक्सी आगे निकल गई। मैं गौर से एक एक चीज को देख रहा था। रेजिमेंट के बैरक नुमा दफ्तर के बाहर टैक्सी रुक गई। 2 हिंदू सिपाही दफ्तर की सीढ़ियों के आगे मुस्तैद खड़े थे। एक जानिब 2 फौजी जीपें और एक ट्रक खड़ा था।
मैंने टैक्सी वाले को रुखसत किया और ब्रीफ केस उठाए दफ्तर की तरफ बढ़ा। दोनों फौजियों ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी जगह पर इसी तरह अटेंशन खड़े रहे। रेजिमेंटल ऑफिस का दरवाज़ा बंद था। मैं बड़ी शान और एतमाद से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बरामदे में आया और दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। बाहर कैप्टन बलराम वर्मा की नेम प्लेट लगी हुई थी। मैं समझ गया कि वो ही कैप्टन वर्मा है जिसका तज़किरा अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस के जवान ने किया था। यस कम इन, अंदर से आवाज़ है। मैं अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा कमरा बिजली के हीटर से गर्म हो रहा था। मेरी वर्दी और रैंक देखते ही पुख्ता उम्र का गोल मटोल हिंदू कैप्टन वर्मा जल्दी से उठ खड़ा हुआ। इसने खटाक से सैल्यूट किया और बोला, सर। दीवार पर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और भारतीय वजीर आजम मिसेस इंदिरा गांधी की तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कैप्टन वर्मा हो? आई एम श्योर। यस सर। कैप्टन वर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्लीज टेक अ सीट। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो अभी तक खड़ा था। मैंने इसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, इट इज कैप्टन। वो थैंक यू सर कहता हुआ बैठ गया। अब वो ये मालूम करने को बेताब था कि मैं कौन हूँ और छावनी में क्या करने आया हूँ। इसने मेरे कंधे पर मेजर के ओहदे के फूल और क्राउन के नीचे आर्टरी का मोनोग्राम पढ़ लिया था। मैं मेजर केवल कृष्ण हूँ, 13वीं राजपूत आर्टरी। कैप्टन वर्मा उछल कर खड़ा हो गया। सर, आपका तो हमने बहुत इंतजार किया, मगर आप तो सिक लीव पर थे। मैंने हाथ तापते हुए कहा, यस कैप्टन, मैंने मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी ली थी, मगर तुम जानते हो आजकल भारतवर्ष के हालात कैसे हैं। मैंने छुट्टी कैंसिल करा दी। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। वेरी गुड सर, मोस्ट वेलकम। फिर वो मेज के दराज में से एक फाइल निकाल कर देखने लगा। सर, आपकी आईडी कार्ड गुम होने की हमें रिपोर्ट मिली थी। मैं जरा ठटका, फिर फौरन ही हंस कर बोला, ओ यस, मगर गुड लक हुई। आईडी कार्ड मेरे बेडरूम के क्लोजेट से मिल गया। ये देखो। मेरे बटवे से मेजर कृष्ण वाला कार्ड निकाल कर कैप्टन वर्मा की तरफ बढ़ाया, जिस पर मेरी तस्वीर चस्पा थी। थैंक गॉड सर, मगर आपने रिपोर्ट नहीं की। अभी हमारी रिपोर्ट लिख लो और जालंधर कैंट हमारी रेजिमेंट को भी इन्फॉर्म कर दो। ओके सर, चले आपको कमरा दिखा दूँ। आपने लंच किया? मैंने बताया कि मेरा सामान बाद में आएगा। मैं ज़्यादा सामान साथ रखा भी नहीं करता कैप्टन। यू नो, हर वक्त फॉल इन की पोजीशन में रहता हूँ। हाँ, लंच मैंने अभी नहीं किया। आई फील हंग्री। सर, आप नहा लें, मैं अभी मैस से लंच भिजवाता हूँ। वो मुझे दफ्तर के अकब में एक लंबी बैरक के कोने वाले कमरे में ले गए। लकड़ी के फर्श पर दरी, एक सोफा और पलंग बिछा हुआ था। खिड़की पीछे एक वीरान खाई की तरफ खुलती थी, जिसके आगे टीलों का सिलसिला था, जहां चीड़ और सफेदे के दरख्त उगे हुए थे। बाथरूम साथ ही था। सर, इतनी अच्छी जगह नहीं, मगर सर यू नो, ये पठानकोट कैंट है। इसने कहका लगाया तो मैं भी इसका साथ देने लगा। जब वो चला गया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। आईने के सामने खड़े होकर अपना अक्स देखा। मैं मेजर कृष्ण नहीं था, मगर इस वर्दी में बिल्कुल मेजर लग रहा था। मुझे सबसे पहले अपने लिए एक पिस्तौल इशू करवाना था, फिर तोपखाने की तनसीबात की अहम तरीन फाइल का मुतालिया करके इस तोप की पोजीशन मालूम करना था, जिसका रुख लाहौर की तरफ था और जिसको तबाह करने के लिए मैंने इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया था। और अब मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता था। मेरी नकली हैसियत तस्लीम कर ली गई थी और मैं इससे हर मुमकिन फ़ायदा फ़ौरन ही उठा लेना चाहता था। कैप्टन वर्मा अर्दली के साथ खाना लेकर आ गया। खाना कांसी की थाली में ढका हुआ था। सर, भोजन कीजिए, कैप्टन वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और खाना मेज़ के बीच में रख दिया। कैप्टन वर्मा रेजिमेंट के बारे में बातें करने लगा। इसका लहजा खुशामदाना था। मैं भी इसकी हौसला अफजाई करने लगा। वो बेहद खुश हुआ। मैंने बातों ही बातों में अपने लिए पिस्तौल इशू कराने का जिक्र किया। नया पिस्तौल इशू करवाना कोई आसान बात नहीं होती। यही हुआ। कैप्टन वर्मा बोला, सर, आपको अपना पिस्तौल साथ लेकर आना चाहिए था। बड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी, मगर डोंट वरी सर, आई विल सी टू इट। मैंने कैप्टन वर्मा को ये तासर दिया कि अपना पिस्तौल जालंधर कैंट की रेजिमेंट में जमा करा दिया था। हम रेजिमेंटल ऑफिस को लिख देंगे कि मेजर साहब को नया पिस्तौल इशू किया जा रहा है। ये मैं नहीं चाहता था कि मेरे बारे में इस किस्म की रिपोर्ट पीछे जालंधर कैंट को दी जाए। मैंने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, खामखा ऑफिस रूटीन का लंबा चक्कर शुरू हो जाएगा। ओके सर, यू और बॉस हियर। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने खाना खाकर बाथरूम में जाकर मुंह हाथ साफ किए। फिर कैप्टन वर्मा के साथ ऑफिस में आकर अपनी कुर्सी पर रेजिमेंटल हेड की हैसियत से बैठ गया।
मुझे वहाँ की दफ्तरी कार्रवाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मुजाहिद फोर्स की ट्रेनिंग के बायस मुझे इब्तदाई मालूमात ज़रूर हासिल थी। सर, जालंधर कैंट से अभी आपकी कंफर्मेशन रिपोर्ट हमारी ऑफिस को नहीं मिली। आप अपने साथ ही ले आते तो अच्छा होता। मैं डलहौजी में छुट्टियां गुजार रहा था, लेकिन बस मशरक़ी पाकिस्तान की सियासी हालत देखकर सीधा यहाँ आ गया। मैंने जालंधर कैंट को इतला कर दी थी, वहाँ से कल परसों तक मेरा ज्वाइनिंग अथॉरिटी लेटर आ जाएगा। कैप्टन वर्मा ने जेब से सिगरेट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप हमारे रेजिमेंट के आला ऑफिसर हैं। सिगरेट? शुक्रिया। मैंने एक सिगरेट निकाल लिया। कैप्टन वर्मा ने उठकर लाइटर से मेरा सिगरेट जलाया। मैं यूं ही एक फाइल खोल कर देखने लगा। कैप्टन वर्मा ने इसी वक्त फ़ोन पर दूसरे जूनियर ऑफिसरों को बताया कि मेजर कृष्ण ने चार्ज संभाल लिया है। इसके बाद कुछ हिंदू जूनियर अफसर मुझे मिलने आ गए। नौजवान दुबले पतले हिंदू लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट थे। 2 सिख कैप्टन भी थे। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए थे और मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। रात को उन्होंने ऑफिसर्स मेस में मुझे पुरतकल्लुफ़ डिनर दिया। कैप्टन वर्मा सुरूर में था। मैंने इसकी हालत से फ़ायदा उठाते हुए बहुत सी मालूमात हासिल कर ली। मुझे पता चला कि जिस ताकतवर तरीन तोप की तलाश में मैं वहाँ आया था, उसका नाम यहाँ प्रिया रखा गया था। डिनर में कुछ भारतीय फौजी अफसरों की बीवियाँ भी कीमती साड़ियाँ पहने मौजूद थी। कैप्टन वर्मा ने अभी तक शादी नहीं की थी। सर, इंडियन औरतें मुझे पसंद नहीं हैं, मैं किसी जापानी औरत से ब्याह करना चाहता हूँ, कैप्टन वर्मा बोला। डिनर पार्टी रात 12 बजे तक जारी रही। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। अभी तक मेरा मिशन बिल्कुल ठीक जा रहा था। इन लोगों पर मैंने अपना असर डाल लिया था। सुबह मुझे प्रिया नामी तोप की पोजीशन मालूम करनी थी। मेरे राज के फाश हो जाने का कदम कदम पर खतरा था। चुनाचा मैं अपने अमल को तेज तर करना चाहता था, मगर मुश्किल ये थी कि हर बात मेरे इख्तियार में नहीं थी। तोप के मोर्चे तक पहुंचकर इसे तबाह करना इतना आसान काम नहीं था। इसमें बहुत सी रुकावटें और कबाहतें हायल थी जो मुझे दूर करना थी। ये भी इत्मीनान की बात थी कि असल मेजर कृष्ण ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, इसलिए इसकी असली दस्तखतों का नमूना रेजिमेंटल ऑफिस में नहीं पहुंचा था। इसकी जगह मैं वहां आ गया था और मैंने अपने दस्तखत एक सादा कागज़ पर करके फाइल करवा दिए थे। ये नकली कृष्ण के दस्तखत थे जिन्हें मैंने अच्छी तरह से बना लिया था। ये अंग्रेज़ी के दस्तखत थे। मैंने हिंदी के दस्तखतों की भी मशक कर रखी थी कि शायद कभी किसी जगह करने पड़ जाएं। मेरे पास इस वक्त 700-800 रुपए की भारतीय करेंसी नोट ही रह गए थे, मगर अब मुझे रुपयों की परवाह नहीं थी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।